मूवी के शुरुआत में इराक में हाडरा नाम की जगह को दिखाया जाता है। उस जगह पर रहस्यमय चीजों के लिए खुदाई किया जा रहा था और वहीं पर मैरीन नाम के फादर को दिखाया जाता है और वो भी बाकी लोगों के साथ ही खुदाई कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें उसी मिट्टी में एक ताबीज मिलता है और वो ताबीज किसी इंसान का नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक पेजुजू का होता है। और ये पेजुजू कोई आम शैतान नहीं बल्कि वो गर्मियों के मौसम में काफी सूखापन और बारिश के दिनों में टिड्डियों का बहुत बड़ा झुंड लेकर आता है और ये टिड्डियां लाखों के झुंड में होती हैं और ये सभी टिड्डियां फसलों पर हमला करके उसे नष्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से लोगों पर बहुत बुरा असर होने लगता है। लोग खाने पीने के लिए भूख से मरने लगते हैं और इनकी ग्रुप बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है, जो कि काफी बुरा होता है। और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पेजुजू का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसका नाम लामेस्टू होता है और लामेस्टू कोई और नहीं बल्कि वो भी एक शैतान ही है। और लामेस्टू का काम तो और भी खतरनाक होता है, मतलब कि लामेस्टू मदर और उसकी बच्चियों पर नुकसान पहुंचाता है और उन्हीं बच्चों को उनकी मदर से छीनकर उनका खून पी लेता है और इसीलिए ये लोग पेजुजू का सहारा लेकर मदर और बच्चियों को लामेस्टू से दूर रखते हैं। हालांकि पेजुजू भी एक शैतान ही है, लेकिन लोग उसे अपनी सुरक्षा के लिए यूज करते हैं, उसका सहारा लेते हैं, क्योंकि वो दूसरे शैतान लामेस्टू से उनको बचा कर रखता है। जिसके बाद हमें मैरीन को दिखाया जाता है जो वो एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां उन्हें पेजुजू का स्टैचू मिलता है और वहीं पर दो डॉग अपने आप में ही लड़ झगड़ रहे होते हैं और ये एक इशारा होता है कि इस समय दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं, दोनों शैतान यानी पेजुजू और लामेस्टू। इसके बाद एक जोज टाउन दिखाया जाता है, वहीं पर हम क्रिश मैकविल को देखते हैं जो मूवी में एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही होती हैं और अपने डायरेक्टर बर्क की एक मूवी जो स्टूडेंट्स के ऊपर बनाई गई है उसमें काम कर रही होती है क्रिश की एक 12 साल की बेटी जिसका नाम रीगन होता है। क्रिश एक बहुत फेमस एक्टर होती है जिसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों माँ और बेटी एक साथ होती है। क्रिश को अपनी बेटी की टॉय में एक औजा बोर्ड मिलता है। जब क्रिश अपनी बेटी से उस बोर्ड के बारे में पूछती है तो उसकी बेटी उसे जवाब देती है कि मैं अक्सर इससे खेलती हूँ। क्रिश उससे कहती है कि ये गेम अकेले में खेलने वाली नहीं, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं इस गेम को अकेले में नहीं खेलती, मेरे साथ कैप्टन हाउंडी भी इस गेम को खेलते हैं। क्रिश उससे कहती है चलो अब हम दोनों इस गेम को खेलते हैं और तुम मुझे बताना कि इस गेम को कैसे खेला जाता है। और जब जैसे ही वो बोर्ड के पास जाती है तभी अचानक से वो अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज हो जाती है। इस चीज को क्रिश मजाक में ले लेती है और मजाक में वो अपने बेटी से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ औजा बोर्ड नहीं खेलना चाहती। इस पर उसकी बेटी अपनी मॉम को जवाब देते हुए कहती है कि मैं नहीं बल्कि मिस्टर हाउंडी चाहते हैं कि तुम इस गेम को ना खेलो। क्रिश उसकी इस बात को सीरियस नहीं लेती है और मजाक समझती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रिश सो रही होती है और उसके पास किसी की कॉल आती है जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी भी उसके साथ सो रही है और वो अपने बेटी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो और उसकी बेटी अपनी मॉम से कहती है कि मेरा बेड हिल रहा था और इसी वजह से मैं उस बेड पर नहीं सो पा रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई। क्रिश इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। क्रिश की लॉक्ड रूम से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और उसे ये आवाज पहले भी सुनाई दे रही थी। वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। अगले दिन क्रिस रीगन को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है चेकअप कराने के लिए और जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है तब वो डॉक्टर के साथ बहुत ही मिसबिहेव करती है और उसे काफी बुरा भला कहने लगती है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उसकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से उसका टॉन हाइपर हो गया है और उसे ज्यादा गुस्सा आता है और ये चीज आगे चलकर डिप्रेशन में बदल भी सकती है। जिस पर क्रिस डॉक्टर को बताती है कि उसकी बेटी को कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि रीगन के फादर उसके साथ नहीं रहते और ना ही कभी उन्होंने उसके साथ कांटेक्ट किया है, तो शायद यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो टेंशन में है। अगले सीन में फादर कैरिस को दिखाया जाता है। फादर कैरिस की मदर को उसके भाई किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और इस बात को लेकर कैरिस की मदर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। उनकी मदर एक बूढ़ी औरत होती है जिनका पैर फ्रैक्चर होता है और वो किसी भी डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट करने
करने नहीं दे रही होती और उन्हें यहाँ पर एडमिट करवाने की वजह भी यही होती है। फादर कैरिस ये चाहते थे कि वो अपनी मदर को इस हॉस्पिटल से निकालकर किसी अच्छी हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर उनकी मदर की डेथ हो जाती है और वो इसे लेकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। क्रिस के घर में पार्टी चल रही होती है और उसी पार्टी में उसकी बेटी वहां पर आती है और वहां पर खड़े एक आदमी से कहती है उसकी डैड इसी घर की ऊपर वाले फ्लोर में है और वहीं खड़े खड़े यूरिन कर देती है। ये सब कुछ देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिस रीगन को नहलाकर उसे बेड पर जैसे ही लेटा कर आती है, उसके जाते ही उसका बेड तेजी से हिलना शुरू हो जाती है, जिस पर रीगन काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस भी ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्रिस उसे दोबारा से डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर उसके ऊपर बहुत से टेस्ट करते हैं और उसे बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के सभी टेस्ट नॉर्मल होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं। दिन पे दिन उसके शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और अब तो कोई उसे बेड पर हवा में उठाकर फेंक भी रहा था। और इस वक्त रीगन बस यही चिल्ला रही होती है कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते रीगन पॉजेस्ड हो जाती है और डॉक्टर के कंट्रोल्स के बाहर हो जाती है। तब डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर उसे गहरी नींद में सुला देता है। क्रिस जब हॉस्पिटल से घर वापस आती है तब उसे पता चलता है कि उसके डायरेक्टर बर्क छत से गिरकर मर गए हैं और उस वक्त कैरिस रीगन के पास ही मौजूद होते हैं। वो इसलिए होता है ताकि वो अकेली ना रहे। जिसके बाद रीगन बिल्कुल उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, जो देखने में काफी डरावनी है और इसी दौरान उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है और क्रिस उसे देखकर घबरा जाती है। यहाँ पर डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्योंकि उसके ऊपर वो पहले भी बहुत सारे टेस्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर अजीब बात तो ये होती है कि उसकी टेस्ट में कोई भी किसी भी किस्म का बीमारी तो नहीं आई होती, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। इसलिए सभी लोग इकट्ठे होकर क्रिस को समझाते हैं कि वो जादू टोने वाले के पास जाए और रीगन का एग्जॉर्सिज्म करवाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस से मिलने विलियम आते हैं, जो कैरिस का केस हैंडल कर रहे होते हैं। वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछते हैं और साथ में उसे ये भी बताते हैं कि बर्क की डेथ में बहुत सारे अजीब चीजें भी हुई थी और वो उसे बिल्कुल सही सही बताते हैं कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ टर्न हो चुकी थी और ये बात हमें ये दर्शाती है कि उसे किसी शैतान ने ही मारा है। विलियम के वहां से जाने के बाद रीगन के रूम से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। क्रिस जब उसके रूम में जाकर देखती है तो वो देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को बहुत ज्यादा जख्मी कर लिया है और वो अपने आप को काफी बुरी तरह से जख्मी किए जा रही है। और जैसे ही क्रिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। इतनी ही देर में उनके सर्वेंट्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो जाता है और रूम में रखी हुई अलमारी भी अपने आप क्रिस पर गिरने लगती है। लेकिन किसी भी तरह करके क्रिस वहां से हट जाती है और खुद को बचा लेती है। उसी वक्त उसकी बेटी अपना सर को पीछे कर लेती है, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। रीगन बर्क की आवाज में क्रिस को कहती है कि देखो तुम्हारी कैरेक्टर लेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर क्रिस तुरंत समझ जाती है कि बर्क को भी उसी शैतान ने ही मारा है, मतलब कि रीगन पर किसी शैतान का बहुत बुरा साया है। जब क्रिस को इस बात का पता चल जाता है तब वो फादर कैरिस से मिलती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटी पर एग्जॉर्सिज्म करे। लेकिन फादर कैरिस पहले तो इस बात के लिए मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो मान जाते हैं। जब फादर कैरिस रीगन के पास जाते हैं उस वक्त वो शैतान बहुत बुरी तरह रीगन के ऊपर हावी हो चुका होता है और रीगन के अंदर का शैतान कैरिस के मदर की मौत के बारे में उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वो सोचता है कि रीगन को मेरी मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने बिल्कुल सही बताया है। तब उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि रीगन बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात फंस जाती है कि एग्जॉर्सिज्म करने के लिए चर्च से परमिशन लेना पड़ता है, जिसके लिए चर्च को ये प्रूफ देना होता है कि जिसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने वाले हैं उसके ऊपर वाकई ही किसी शैतान का साया है। रीगन की बॉडी पर हेल लिखा होता है आगे और रीगन की कुछ बातों का कैप्चर होना और क्रिस का फादर कैरिस को यह बताना कि बर्क की डेथ भी ऐसे ही हुई है। ये जानने के बाद फादर कैरिस रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं और उस रिकॉर्डिंग में वो फादर मैरिन का भी नाम ले रही होती है। दूसरी तरफ फादर कैरिस चर्च से एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च उसके साथ यानी जो पहले भी कोई फादर किसी पर एग्जॉर्सिज्म किया है उन्हें साथ भेजने का डिसीजन लेते हैं और यहाँ पर चर्च फादर कैरिस के साथ फादर मैरिन को ही भेजते हैं। जब फादर मैरिन क्रिस के घर पर जाते हैं तब रीगन को चीखने की बहुत भयानक आवाज आती है।
फादर मैरीन फादर कैरिस को कहते हैं कि उन्हें फौरन ही एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसके बाद उनका एग्जॉर्सिज्म को स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म के प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, रीगन बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चीखते हुए फादर कैरिस को बुरी तरह एब्यूज करती है और इसी के साथ ही उसकी बेड बुरी तरह मूव करना शुरू कर देती है और उनके नजरों के सामने ही उसका बेड हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो एग्जॉर्सिज्म को नहीं रोकते बल्कि कंटिन्यू ही रखते हैं, जिसके बाद उसका बेड नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो स्वयं अपनी शैतानी ताकत से चीजों की इधर उधर फेंकता है, जिसके बाद रीगन की सारी पट्टियां खुल जाती है और रीगन हवा में उड़ जाती है। दोनों फादर बहुत ही मुश्किल से अपना कंट्रोल करके उसे नॉर्मल करते हैं और इसी दौरान फादर मैरिन को शैतान पेजुजू का साया नजर आता है और यहाँ पर फादर कैरिस शैतान की बातों से काफी दुखी होते हैं, क्योंकि वो उनकी मदर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल उसे ही समझ रहे थे। इसके बाद फादर कैरिस एग्जॉर्सिज्म को स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तब वो शैतान उन्हीं की मदर की आवाज में बोलता है और वो एक बार फिर से ब्लेम करने लगता है कि उनकी मदर को उन्होंने ही मारा है। जिसके बाद फादर कैरिस अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। फादर मैरिन कहते हैं कि वो यहाँ से फिलहाल बाहर चले जाएं और फादर मैरिन अकेले ही एग्जॉर्सिज्म पूरा करने लग जाते हैं। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद फादर कैरिस रीगन के रूम में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वो शैतान ने फादर मैरिन को भी मार डाला। ये देखकर फादर कैरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो शैतान से कहते हैं कि वो रीगन को छोड़कर उनकी बॉडी में आ जाएं और वो शैतान ऐसा ही करता है। वो रीगन की बॉडी को छोड़कर फादर कैरिस की बॉडी में चला जाता है। तभी फादर कैरिस उस शैतान को रोकने के लिए अपनी जिंदगी को ही सेक्रीफाइस कर देते हैं और वो सीधा क्रिस की खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तभी फादर कैरिस के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो फादर कैरिस की इस दुनिया की छोड़ जाने में उनकी हेल्प करते हैं। रीगन अब नॉर्मल हालत में आ जाती है और वो अब सब कुछ भूल चुकी होती है। उसे अपनी पुरानी कोई भी बात याद नहीं होती और कुछ दिन गुजर जाने के बाद रीगन अपने मदर के साथ उस जगह को छोड़कर चली जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।